अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टेट का जो सेट 5 है उसके CDP के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले हमारे 3 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। सेट 4 जो है हम बाद में करेंगे। आज जो है हम लोग सेट 5 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इवेलुएशन आर, यानी तशखीस के अहम आलात कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टीचिंग प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर 2 है सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक, यानी पहला है तदरीस का तरीक़ाकार, दूसरा है ख़ुद की रिपोर्टिंग की तकनीक, तीसरा है ऑब्जर्वेशनल मेथड यानी नज़रियाती तरीके, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इवेलुएशन के अंदर ये सारी बातें अहम हैं। यानी टीचिंग प्रोसीजर भी अहम है, तरीक़े तदरीस भी अहम है, उसके अंदर खुद की रिपोर्टिंग की तकनीक यानी सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक भी उसमें इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशनल मेथड यानी नज़रियाती तरीके भी अहम है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही जवाब होगा। ओके, अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर, यानी 3 टाइप के स्ट्रेस कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर देखिए फिज़िकल इन्वायरमेंटल, फिज़िकल ऑब्लिक इन्वायरमेंटल है, उसके बाद है साइकोलॉजिकल और थर्ड है सोशल। या फिर ऑप्शन नंबर बी है फिज़िकल पर्सनल एंड सोशल। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है फिजियोलॉजिकल फिज़िकल एंड सोशल। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। यानी अगर उर्दू में हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर कि 3 किस्म के दबाव कौन कौन से हैं। पहला है जिस्मानी माहौलियाती, यानी जिस्मानी या माहौलियाती, उसके बाद दूसरा नफ्सियाती और तीसरा समाजी। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो जिस्मानी, ज़ाती और समाजी। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें तो नफ्सियाती, जिस्मानी और समाजी। और ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखें तो बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे की। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फिज़िकल इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ये इसका सही जवाब होगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 18 है इस सेट का, लेकिन हमारा तीसरा सवाल है साइकोलॉजी का। ओके, क्या है देखिए द मोस्ट कॉमनेस्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज़, यानी सबसे आम नफ्सियाती बीमारी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है डिमेंटिया, यानी जहनी जिबलतों का इन्हितात, या शिज़ोफ्रेनिया यानी शकाक दिमागी, या पैरोनिया यानी खलल दिमागी, या डिप्रेसिया यानी उदासी। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, द मोस्ट कॉमनेस्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज, यानी सबसे आम नफ्सियाती बीमारी कौन सी है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है डिमेंटिया, यानी जहनी जिबलतों का इन्हितात, या है शिजोफ्रेनिया यानी शका के दिमागी, पैरोनिया यानी खलल दिमागी, और डिप्रेसियो यानी उदासी। तो सबसे कॉमन क्या है इसके अंदर स्ट्रेस, किस टाइप का स्ट्रेस या किस टाइप का डिसऑर्डर जो है या सबसे कॉमन है जो आमतौर पर सब लोगों में होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी एक एक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि क्या होते हैं ये डिसऑर्डर, क्या होता है, इन डिसऑर्डर में क्या वजह है। तो हम पहले इनके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है डिमेंटिया। अब डिमेंटिया क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ थिंकिंग एंड सोशल सिम्टम्स दैट इंटरफेयर्स विद डेली फंक्शनिंग। यानी ये क्या है, एक थिंकिंग एंड सोशल सिम्टम्स है, डेली फंक्शनिंग के अंदर ये इंटरफेयर करते हैं। नॉट अ स्पेसिफिक डिसीज, मतलब ये कोई एक खास बीमारी नहीं है। डिमेंटिया इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 ब्रेन फंक्शंस। यानी यहाँ पर 2 ब्रेन फंक्शंस का क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है, मतलब उनकी पेयरिंग में यहाँ पर खराबी आ जाती है।
सच एज मेमोरी लॉस एंड जजमेंट, यानी मेमोरी लॉस और जजमेंट का यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये एक तरह की डिसऑर्डर है डिमेंटिया। ओके, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखिए पैरानोइया। तो पैरानोइया डिसऑर्डर क्या है? Paranoid personality disorder is one of a group of conditions called cluster, a personality disorder which involve odd or eccentric ways of thinking. People with PPD also suffer from paranoia and unrelenting mistrust and suspicious of others, यानी यहाँ पर बिना वजह किसी पर भी मिसट्रस्ट किया जाता है, किसी पर मतलब भरोसा उठ जाता है और किसी को भी शक की निगाह से देखा जाता है इस डिसऑर्डर के अंदर, यानी मशकूक हो जाते हैं यहाँ पर हम लोग। इवन व्हेन देयर इज नो रीजन टू बी सस्पिशियस, यानी शक करने की कोई वजह नहीं भी है तो भी इंसान के नेचर में ही ऐसा आ जाता है कि वो हर बात पर शक करने लगता है, किसी को शक की निगाह से देखने लगता है। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वाला है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज द मूड डिसऑर्डर दैट कॉज अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ अ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर क्या होता है, उदासियां आ जाती हैं और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऑल्सो कॉल्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन। इट अफेक्ट्स हाउ यू फील, थिंक एंड बिहेव एंड कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, यानी इसका जो अफेक्ट होता है कहाँ कहाँ पर होता है, आप कैसे फील कर रहे हो, आपकी सोच कैसी है, आपका बिहेवियर, यानी सब पर ये असरअंदाज होता है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो ये सारी बातों पर हमारा डिप्रेशन दिखाई देता है और इसकी वजह से बहुत सारे इमोशनल और फिजिकल आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। You may have trouble doing normal day-to-day activities and sometimes you may feel you may have trouble doing normal day-to-day activities and sometimes you may feel as if life isn't worth living, यानी आपको क्या हो सकता है, you may have trouble doing normal day-to-day activities, यानी आपको जो नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटीज है, काम है रोजमर्रा के, वो करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड सम टाइम यू मे फील एज इफ लाइफ इजंट वर्थ लिविंग, यानी आपको कभी कभी ऐसा इतनी उदासी आ जाती है कि आपको लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है। तो ये एक तरह का डिसऑर्डर हो गया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर शिजोफेरनिया। अब शिजोफेरनिया क्या है देखिए, a disorder that affect a person's ability to think, feel and behave clearly, यानी ऐसा डिसऑर्डर है जो किसको अफेक्ट करता है, पर्सन्स एबिलिटी, हमारी काबिलियत या एबिलिटी को पर असर करता है। कौन सी? सोचने की, महसूस करने की और बर्ताव करने की। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ शिजोफेरनिया इजंट नोन, यानी इसका सही वजह क्या हो सकती है ये अभी तक पता नहीं चली है, बट a combination of genetic environment and altered brain chemistry and structure may play a role, लेकिन इसका एक वजह ये हो सकती है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वायरमेंट का कुछ असर हो सकता है, ये ब्रेन केमिस्ट्री का कुछ इस पर असर हो सकता है जिसकी वजह से शिजोफेरनिया डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन सही वजह क्या है अभी तक ये पता नहीं चली है। तो इस तरह से ये कुछ 4 टाइप के डिसऑर्डर हम लोगों ने डिटेल में देखे। तो इनमें सबसे कॉमन कौन सा है? तो सबसे कॉमन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिमेंटिया, यानी जहनी जिबलतों का इन्हेतात यहाँ पर सबसे कॉमन है। ओके, तो ये इसका सही जवाब होगा। एनी बिहेवियर बाय वन पर्सन दैट इज इंटेंडेड टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन इज नोन एज, यानी एक शख्स या अफराद के जरिए किसी भी रवैये को किसी शख्स या शख्स को नुकसान पहुंचाने का इरादा करना क्या कहलाता है? एग्रेशन कहलाता है, यानी जारहाना रवैया। वायलेंस यानी तशद्दुद। फोबिया यानी एक तरह का ये डर होता है, फोबिया। और फ्रस्ट्रेशन यानी एक तरह की मायूसी होती है। तो बाय एनी बिहेवियर बाय वन पर्सन या पर्सन दैट इज इंटेंडेड टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन, यानी अगर किसी एक शख्स के जरिए किसी दूसरे शख्स को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जारहाना रवैया कहेंगे, एग्रेशन कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देखिए वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इज, यानी जो वेस्लर्स का इंटेलिजेंस स्केल है वो क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है ओनली, ये वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो क्या है ये? तो देखिए जो वेस्लर है उन्होंने जो इंटेलिजेंट टेस्ट दिया था तो वो इंटेलिजेंट टेस्ट कैसा था? उनका वर्बल था, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट, उसमें जबानी, गैर जबानी और कारकर्दगी का टेस्ट
सभी चीजें इसके अंदर शामिल थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, लर्निंग इम्प्लाइज समथिंग इन द इंडिविजुअल, यानी सीखना इनफरादी तौर पर कुछ है, क्या है? एक्वायर बाय यानी हासिल किया गया, ऑकरिंग टू यानी वाक़ हो रहा है, ऑकरिंग विदिन यानी के अंदर वाक़ है, या एब्जॉर्ब बाय यानी की जानिब से मुशाहिद किया गया है। तो क्या है लर्निंग? लर्निंग, एक इंडिविजुअल जब लर्निंग करता है तो क्या होता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑकरिंग विदिन, यानी हमारे अंदर कुछ वाक़ होता है, अंदर तब्दीलियाँ होती है। जब हम लर्निंग सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर के अंदर, हमारे खुद के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। ओके, अब एक्वायर्ड, ये जो है एक्विजिशन, ये लर्निंग में नहीं आएगा, ये इक्तिसाब होगा कि इंसान अपने आप बहुत सारी बातें सीख जाता है। जैसे अगर घर में उर्दू ज़बान बोली जा रही है, तो बच्चे को वो ज़बान लर्न करने की या सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चा खुद ब खुद अपने माँ को, अपने भाई-बहनों को या अपने घर वालों को देखकर एक्वायर कर लेगा, इक्तिसाब कर लेगा, हासिल कर लेगा वो। उसको स्पेशल उसके लिए कोई क्लास लगाने नहीं पड़ेंगी, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बराबर? तो या ऑकरिंग टू सिर्फ वहाँ के हो रहा है, ऐसा नहीं है। एब्ज़ॉर्ब यानी हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं क्या उसको? अगर जब हम लर्निंग करते हैं तो ऑकरिंग विदिन यानी हमारे अंदर कोई ना कोई तब्दीलियाँ लाते हैं लर्निंग के ज़रिए, आमोज़िश के ज़रिए। ओके, तो सीखना क्या है? इनफरादी तौर पर ऑकरिंग विदिन यानी अंदर वाक़ होने वाली एक तब्दीली है। अगला सवाल है, द लेसन प्लान हेल्प्स इन, यानी लेसन प्लान किस में मदद करता है? अप्लाइंग थ्योरेटिकल नॉलेज इन क्लास, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज या क्लास में नजरियाती मालूमात का इतलाक करने में, उसको अप्लाई करने में। गिविंग प्रैक्टिकल शेप टू द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी तदरीस सीखने के इंतजाम को, के तस्वुर को अमली शक्ल देने के लिए। बोथ ए और बी या नन ऑफ अबव। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, लेसन प्लानिंग जब हम करते हैं यानी क्लास में जाने से पहले हम क्या करते हैं? सबक की मनसूबाबंदी करते हैं कि हमको कौन-कौन से टीचिंग एड का इस्तेमाल करना है, कौन-कौन सी मिसालें हम बच्चों को देंगे, किस तरह से हम उसकी तमहीद बाँधेंगे, यानी हम उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से देंगे, बराबर? एक्सप्लेनेशन किस तरह से किया जाएगा, सवालात कौन-कौन से पूछे जाएंगे, इस तरह से हम सबक की पूरी मनसूबाबंदी पहले क्लास में जाने से कर लेते हैं। तो किस इसकी वजह से किस चीज़ में मदद मिलती है? तो देखिए अप्लाइंग थ्योरेटिकल नॉलेज इन क्लास, क्लास में नज़रियाती मालूमात का इतलाक में भी इसमें मदद मिलती है। और गिविंग प्रैक्टिकल शेप टू द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी तदरीस सीखने के इंतजाम के तस्वुर को अमली शक्ल देने में भी मदद मिलती है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। In present time, the prestige level of teachers is recognized by the general public as, यानी मौजूदा वक्त में असातिज़ा की वक़ार की सतह आम अवाम की तरफ से ऐसे तस्लीम की जाती हैं अबाउट दैट ऑफ प्रोफेशनल वर्कर, यानी पेशा वराना कारकुन के ऊपर, या ऑन अ पार विद द प्रोफेशनल क्लास ऑफ वर्कर, यानी पेशावर तबके के पार के साथ, या ऑन अ पार विद द वेज अर्नर और लेबर, यानी अजरत कमाने वाली या मजदूर के साथ, या समवेयर बिटवीन वेज अर्नर एंड प्रोफेशनल वर्कर, या मजदूरी मजदूरी और पेशा वराना कारकुन के दरमियान कहीं। तो देखिए अभी जो टीचर्स की जो प्रेस्टीज है, ये जो टीचर का वकार है, आम अवाम के नज़र में वो क्या है यहाँ पर कि समवेयर बिटवीन वेज अर्नर, यानी मजदूरी और पेशा वराना कारकुन के दरमियान कहीं तो भी मौजूद है। बराबर इस तरह की सोच लोगों की है कि टीचर क्या है, मजदूर और पेशा वराना कारकुन के दरमियान उनकी कहीं तो भी वकार को हम लोग रखते हैं, सोचते हैं टीचर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं यहाँ पर? देखिए अभी फर्स्ट है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम प्लेस फॉर ऑल, यानी ये एक ही जगह पर सबके लिए लागू नहीं होता। डेवलपमेंट इज वन डायमेंशनल, यानी तरक्की एक आबादी है। इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। नन ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो ये प्रिंसिपल नहीं है। कंटिन्यूटी उसका प्रिंसिपल है। डेवलपमेंट इज वन डायमेंशनल, ये भी इसका प्रिंसिपल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल होता है डेवलपमेंट। तो देखिए इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम प्लेस फॉर ऑल, यानी सबके लिए जो डेवलपमेंट है वो एक ही दिशा में नहीं होती है, एक ही सिमत में नहीं होती है। सबके अंदर, हर बच्चे में, हर इंसान में डेवलपमेंट या तरक्की की जो रफ्तार है वो अलग अलग होती है। तो ये इसका एक जो है प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो देखिए अगला सवाल क्या है।
तो देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एज ऑफ द चाइल्ड इज, यानी बच्चे की तालीमी उम्र का क्या मतलब है। द मिनिमम एज टू गेट एडमिशन इन अ स्कूल, यानी स्कूल में दाखिला लेने के लिए कम से कम उम्र, या द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग इन कंपटीशन, या मुकाबले में हाजिर होने के लिए कम से कम जरूरी उम्र, या ऑप्शन नंबर सी है द एवरेज वैल्यू ऑफ जनरल अचीवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी आम कामयाबी के औसत कीमत जो मुख्तलिफ मज़ामिन में तालिब इल्मों की तरफ से जाहिर की गई है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए क्या है यहाँ पर सवाल, क्या है एजुकेशनल एज क्या है। तो एजुकेशनल एज ये नहीं है कि मिनिमम एज टू गेट एडमिशन इन स्कूल या मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग इन कॉम्पिटिशन। तो देखिए इसका क्या है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर देखिए द एवरेज वैल्यू ऑफ जनरल अचीवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी आम कामयाबी की औसत कीमत जो मुख्तलिफ मज़ामीन में तालिब इल्मों की तरफ से जाहिर की गई है। तो ये जो है एजुकेशनल में एज का मतलब हो गया यहाँ पर। ओके, डैश इंडिकेट्स individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training, यानी जाहिर करता है किसी फर्द की ट्रेनिंग के बाद कुछ खास इल्म या सलाहियत हासिल करने की काबिलियत को, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल, यानी जब हम कोई स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल को एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, इक्तिसाब करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो एप्टीट्यूड कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे, एटीट्यूड कहेंगे, या क्रिएटिविटी कहेंगे। तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया करना, एटीट्यूड यानी हमारा रवैया, इंटरेस्ट यानी हमारी दिलचस्पी। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो एप्टीट्यूड होगा, यानी हमारी लियाकत या हमारी काबिलियत किस तरह से है। तो कुछ किसी स्किल को या किसी नॉलेज को जब हम हासिल करते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो वो हमारा एप्टीट्यूड कहलाएगा। देखिए अगला सवाल है यहाँ पर, लर्निंग कैन नॉट प्रोड्यूस, यानी लर्निंग या तालीम क्या पैदा नहीं कर सकती, स्किल इंडिविजुअल यानी इंफरादी महारत, ये ऑप्शन नंबर बी है नॉलेजेबल इंडिविजुअल यानी इल्मी शख्सियत, या मैच्योर इंडिविजुअल यानी पुख्ताकार शख्स, या गुड फिजिकल स्ट्रक्चर यानी अच्छी जिस्मानी साख्त वाला। तो देखिए तालीम के ज़रिए जो मैच्योर इंडिविजुअल है, यानी जो पुख्तगी है या जो बालिदगी है, वो अपने आप होती है, यानी वो उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी खुद ब खुद आ जाती है। ओके, तो ये नहीं आ सकता, यहाँ पर इसका सही जवाब यही हो, यानी लर्निंग के जरिए या सीखने के जरिए किसी के अंदर पुख्तगी या बालिदगी नहीं आ सकती, मैच्योरिटी लर्निंग से नहीं आती, मैच्योरिटी उम्र के साथ साथ अपने आप इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है। ओके, तो ये जो है इसका सही जवाब सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मॉडर्न एजुकेटर्स आर एक्सेप्टिंग मोर एंड मोर द नोशन दैट द टाइम टू लर्न अ स्किल इज, यानी जदीद मौलमीन ज्यादा से ज्यादा इस तस्वुर को कबूल कर रहे हैं कि एक महारत सीखने का वक्त डैश है। क्या है देखिए यहाँ पर, इन द अर्ली ईयर्स व्हेन द माइंड इज प्लेबल, यानी इब्तदाई सालों में जब दिमाग लचकदार होता है, या व्हेन द रिक्वायर्ड रेडीनेस इज अटेंड, यानी जब ज़रूरी तैयारी हासिल की जाती हैं, या सी है व्हेन इट इज़ नीडेड बाय द इंडिविजुअल, यानी जब फर्द की जानिब से ज़रूरत होती है, ये व्हेन अदर चिल्ड्रन आर लर्निंग इट, यानी जब दूसरे बच्चे इसको सीख रहे हैं तब। तो कौन सा टाइम लर्निंग के लिए या महारत सीखने का सही वक्त क्या हो सकता है मॉडर्न एजुकेटर के हिसाब से। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हेन इट इज नीडेड बाय द इंडिविजुअल, यानी जब अफराद की जानिब से ज़रूरत होंगी, यानी जब हमको प्यास लगती है तो हम पानी की तलाश में जाते हैं, बराबर, जब भूख लगती है तो हम खाने की तरफ जाते हैं, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी जब हमको ज़रूरत होगी तभी सीखने में हमको क्या होंगी, दिलचस्पी होंगी। तो सही वक्त सीखने का तभी होगा जबकि फ़र्द की जानिब से ज़रूरत महसूस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मेन कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल इज, यानी तारुफ की महारत का बुनियादी जुज्व क्या है, प्रीवियस नॉलेज है, प्रेजेंट नॉलेज है, प्रॉम्प्टिंग है, या स्पीड ऑफ द लेसन है। तो देखिए जब हम किसी भी लेसन का जब इंट्रोडक्शन कराते हैं, तमहीद बांधते हैं, तो हम क्या करते हैं, साबिका मालूमात को नई मालूमात से जोड़ते हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज सबसे अहम होती है इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशंस विद सेक्सुअल फैंटेसीज, अर्जेस और बिहेवियर दैट
आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल इज नोन एज, यानी जिनसी फैंटेसी के साथ ज्यादा ताक़ुब पर जोर दिया जाता है या बर्ताव करता है कि मुझे कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, तो क्या है कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर यानी जिब्री जिनसी बर्ताव में, या डिप्रेशन में, या मैनिया में यानी जुनून में, या न्यूरोसिस यानी असाबी खलल में। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो है कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर। ऐसी कंडीशन है जहां पर कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यानी नफ्सियात की पहली लैब किसने कायम की? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए फ्रांसिस गाल्टन ने कायम की, या डॉक्टर सिगमंड फ्रेड ने, या विलियम वुंड ने, या डेफर्ड बिने ने। तो देखिए जो नफ्सियात की सबसे पहली तजुर्बेगार थी वो विलियम वुंड ने जर्मनी में कायम की थी। ओके, विलियम वुंड ने जर्मनी में सबसे पहले नफ्सियात की तजुर्बेगाह कायम की थी जहां पर बर्ताव के ऊपर तजुर्बा किया जाता था। ओके, तो विलियम वुंड जो है इसका सही जवाब है। तो नफ्सियात की पहले तजुर्बेगाह जर्मनी में विलियम वुंड ने कायम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलोंग विद अ नॉर्मल स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम, यानी अगर आपको आम तलबा के साथ बसरी तौर पर माजूर तालिब इल्म को पढ़ाने का मौका मिले तो आप इसके साथ किस तरह का बर्ताव करना पसंद करेंगे? अब विजुअली चैलेंज यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या जिसकी नजरें कमजोर है, जिसको नजर से रिलेटेड बसरी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नॉट गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफर, यानी बहुत ज्यादा तवज्जो ना देकर देंगे क्योंकि अक्सरियत मुतासिर हो सकती हैं, या शो सिंपैथी उसे हमदर्दी करेंगे, या यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, या फिर आप ऐसा सोचेंगे कि नाबीनाई इसकी किस्मत थी इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर लास्ट ऑप्शन है arrange a seat in the front row and try to teach at place communicate him with, यानी आप उसको सामने वाली कतार में एक सीट का इंतजाम करेंगे और इससे बातचीत करते हुए पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बेस्ट हमको सिलेक्ट करना है पॉजिटिव में, तो हम यहाँ पर इसका डी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपैथी अगर हम उसके साथ हमदर्दी दिखाएंगे तो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है या उसको एहसास कमतरी हो सकता है, और उसको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देंगे ऐसा भी नहीं है, बराबर। और यू विल थिंक दैट ब्लाइंडर इज हिज डेस्टिनी, अब ऐसा भी नहीं समझेंगे कि अंधापन है या नाबीनाई इसकी किस्मत में है। इसके लिए हम जो हो सकता है वो पॉजिटिव वे में हमको करना है एज अ टीचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमको बहुत ही पॉजिटिव लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच टीचिंग टेक्निक इज नॉट सुटेबल फॉर प्राइमरी स्टेज, यानी प्राइमरी स्टेज पर कौन सी तदरीस की तकनीक इब्तदाई मरहले के लिए मुनासिब नहीं है? सिंपोजियम, एक्सप्लेनेशन, या ड्रिल, या क्वेश्चनिंग। तो सिंपोजियम यहाँ पर जो है इस प्राइमरी सतह पर नहीं है, वजाहत हमको करनी ही पड़ती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है तो ड्रिल यानी प्रैक्टिस भी हमको करवानी पड़ती है, और सवाल जवाब के जरिए ही बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं। कुछ बच्चे सवाल करते हैं, कुछ टीचर्स करते हैं, लेकिन सिंपोजियम जो है यहाँ पर ये प्राइमरी स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए सही टेक्निक नहीं होंगी। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। लाइफ स्पैन ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस विथ डैश एंड एंड विथ डैश, यानी डैश से जिंदगी की तरक्की का दौर शुरू होता है और डैश के साथ खत्म होता है। डैश एक्चुअली यहाँ आना चाहिए था कि डैश से जिंदगी की तरक्की का दौर शुरू होता है और डैश के साथ खत्म होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी कब हमारी डेवलपमेंट शुरू होती है और कब खत्म होती है, तो बोलते हैं ना गोद से लेकर तो कब्र तक, यानी क्रैडल टू, या फिर हम कह सकते हैं इसको कंसेप्शन टू डेथ, यानी हमल ठहरने से लेके मौत तक। ये इसका सही जवाब होगा कि कंसेप्शन टू डेथ, यानी बच्चा जब माँ के पेट में होता है पैदाइश से पहले ही उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये मरते दम तक यानी डेथ तक कंटिन्यू रहती है। तो शुरू कहाँ से होती है? कंसेप्शन से शुरू होती है, यानी माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है, और डेथ तक यानी मौत तक ही बरकरार रहती है। ओके, तो देखिए ये हो गए हमारे सीडीपी के पूरे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सेट 5 में। ओके,
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।